पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हरम से करने पर विवाद खड़ा हो गया है। सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि आज के तगड़े हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में तारीफ की। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम की किताब में सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कुछ सवाल भी उठाए हैं, लेकिन उम्मीद जाहिर की है कि अब देश इस विवाद से आगे बढ़ेगा। बहुत सारे जो उनकी कार्यशैली में देखने को मिला है वो ये है कि भाई हमने अपनी बात मना ली, चलिए जो भी हुआ हो गया, मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर होगा, लेकिन वो मंदिर सिर्फ एक पक्ष का नहीं होना चाहिए, वो मंदिर सबका होना चाहिए। और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका मंदिर होना चाहिए। और वो मंदिर बने तो मस्जिद भी बनेगी और मस्जिद भी सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मस्जिद का हिस्सा है इस जजमेंट का, इस फैसले का, वो मेरा है और जो मंदिर का हिस्सा है वो किसी और का है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं हो सकता। सलमान खुर्शीद के अपनी किताब में हिंदुत्व से जुड़ी ऐसी बात लिखने पर बीजेपी भड़क गई और किताब में लिखी उनकी बातों पर तंज कस दिया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक किताब लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अब हिंदुत्व ऐसा हो गया है जैसे जिहादी इस्लामी संगठन और आईएसआई। जो लोग कांग्रेस की पाठशाला में पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके पढ़े हैं, वो ऐसा अज्ञानी लोग हैं जो कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सूरमा साबित करने की कोशिश करते हैं। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, संघ के बारे में जानकारी नहीं, वही लोग जो है वो उसको कभी आतंकवाद से जोड़ देंगे, कभी तालिबान से जोड़ देंगे। ये बेवकूफ़ी से भरी बात है। अपनी पार्टी के भी कुछ लोगों पर वो तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग पार्टी में जिन्हें मलाल है कि अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है और जनेऊधारी शब्द का भी। देखो क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए ना काम किया है, ना बहुसंख्यकों के लिए किया है, ना देश के लिए किया है। कांग्रेस ने अगर किसी के लिए काम किया है तो अपने कुनबे के लिए किया है। और कांग्रेस पार्टी कुनबे की सियासत और जो उनके परिवार की विरासत में सिमटी हुई पार्टी है। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामिक जिहादियों से करने की बेशर्म कोशिश। मैं सलमान खुर्शीद से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्यों यह साबित करने में लगे हो कि तुम सारे हामिद अंसारी होते हो। पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? या ये जीप में, मोटरसाइकिलों में गन लेके, राइफल लेके ये जो गोली मार दी जाती है, आईडी कार्ड चेक करके हत्याएं कर दी जाती हैं पूरी दुनिया में, और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से। किस धर्म के नाम पर हो रहा है? हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है क्या? लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है। और बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को खुद उनकी पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा है, तो किसी न किसी तरीके से ओछी राजनीति के चलते वो ऐसा बोलकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आईएस और बोको हरम जैसे संगठनों से की है। देखिए, जब कोई राजनेता, उसकी हैसियत उसकी पार्टी में ही ख़त्म हो जाती है, तो अपने को सक्रिय करने के लिए इस तरह के ओछी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। सलमान खुर्शीद साहब ने जो तरह का मिसाल दिया है, उन्हें अच्छे से मालूम है कि इस मिसाल में ना तो कोई दम है और ना तो कोई सच्चाई। हाँ, ये है अपने पार्टी के लीडरशिप के सामने हो सकता है कि थोड़ा सुरखरू बन जाए, जो उनका असली मकसद है। हकीकत उनको ही मालूम है, हकीकत देशवासियों को ही मालूम है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और शिवसेना भी सलमान खुर्शीद पर बरस पड़ी। शिवसेना नेता सचिन अहिरे ने कहा कि हिंदुत्व पर सवाल खड़े करने वालों को शर्म आनी चाहिए।
खुर्शीद ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम अयोध्या है, लेकिन उस किताब में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो हिंदुत्व है, जो हिंदू है, उनका कंपैरिजन उन्होंने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आतंकी और बोको हराम से कर दिया है। इस समय हमारे साथ शिवसेना के नेता शशि नायर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शिवसेना और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का शुरू से हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अब सलमान खुर्शीद की इस किताब पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारा ये मुद्दा पहले भी था, आज भी और कल भी है। क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं, इसके बारे में मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, इस देश का अगर नागरिक अगर हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो मुझे लगता है उनको अपने आप में भी शर्म होनी जरूरी है। क्योंकि सवाल ऐसा उठता है कि कोई भी अगर भावना और कोई भी एक अगर धर्म की अगर प्रोत्साहन करता है तो उसको अगर उस तरह से तुलना करना, तो मुझे लगता है फिर हर धर्म के और हर प्रांत के बारे में ये बात हो सकती है। मेरा ऐसा कहना है वैयक्तिक स्तर के ऊपर कि ये टिप्पणी अगर उन्होंने नहीं की होती तो ये उचित होता। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है कि अगर हिंदुत्व के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति अगर ऐसा तिरस्कार करेगी तो इसका परिणाम ये बाकी के समाजों में और कटुता निर्माण करने का होता है। तो मुझे लगता है कि उनका क्या मकसद था, क्या नहीं था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है। जो अंश मुझे आपने दिखाया, बताया, उसमें यही कहेंगे मेरा कहना रहेगा कि ऐसे चीज़ों को टालना एक वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ सोच रखने वाले व्यक्ति ने करने की जरूरत थी। और विवाद बढ़ने के बाद सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने आईएसआईएस और बोको हराम को हिंदू धर्म से नहीं बल्कि आज के हिंदुत्व से जोड़ा है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान खुर्शीद साहब, जो बातें आपने लिखी हैं, एक बात जो आपकी है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। आप यहाँ बैठे थे, कितनी प्रतिक्रिया आई इसमें, इस बात को लेकर के हिंदुत्व को आईएस से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा? किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा। हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है और मैंने ये कहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम एक साथ जुड़े इस मुल्क में। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। हिंदुत्व पे वो कह रहे हैं, वो ये कहें हम बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व बड़ा अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तंग नहीं करता। वो लोग तो बहुत खराब लोग हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा? आपने अपनी भी पार्टी कुछ नेताओं पर सवाल उठाया जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो ये कहते हैं कि पार्टी की छवि प्रो मुस्लिम या अगेंस्ट हिंदू हो गई। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से कोई कुछ लेना देना नहीं है। जो आप दिखाते हैं, मैंने उस बारे में लिखा है। मुझे अपने नेतृत्व पर बड़ा गर्व है कि मेरा नेतृत्व जो है ऐसे नहीं सोचता है। मेरा नेतृत्व इस मामले को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए उस नेतृत्व पर मुझे गर्व है और इसीलिए उस नेतृत्व को मैं अपना नेतृत्व मानता हूँ। अगर कोई समझता है कि कुछ और होना चाहिए उस नेतृत्व को, तो वो जाके उनसे बात करें। कई लोग कह रहे हैं चुनाव से पहले इस तरह की बात से नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो जमीन में हमको गाड़ दो, कब्रिस्तान में जाके चुनाव करें, शमशान में जाके चुनाव करें। वहाँ सब लोग एक साथ होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। किसी की बुराई भी होती है तो वो माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। चुनाव में सच्चाई कहनी होती है, कहनी पड़ेगी सच्चाई। और वो सच्चाई, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा नेतृत्व वो सच्चाई को कहता है, बताता है, दिखाता है और हमें उसका मार्गदर्शन देता है। मुझे इसका गर्व है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने भी अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नो वन किल्ड जेसिका, उसी तरह विवादित ढांचा किसी ने नहीं तोड़ा। चिदंबरम ने ये बयान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स के विमोचन के मौके पर दिया। After the Supreme Court judgment, things took a predictable course. Within a year or so, everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. पंजाब के फिरोजपुर में कुछ लोगों ने अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर के काफिले में जा रही एक गाड़ी पर हमला कर दिया। बताया गया कि जिस गाड़ी पर हमला किया गया उसमें अकाली दल के नेता नोनी मान भी सवार थे। और जैसे ही उनकी गाड़ी फिरोजपुर में दाखिल हुई तो कुछ लोगों ने उस पर धावा बोल दिया।
हाथों में किसान संगठनों के झंडे लिए उन लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। जब तक गाड़ी हमलावरों की पहुंच से दूर नहीं हो गई, तब तक वो लोग गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे। आरोप है कि इस हमले से पहले अकाली दल के नेता नोनी मान की गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। हरसिमरत कौर के काफिले में ये गाड़ी सबसे पीछे चल रही थी, जिसे हमलावरों ने निशाना बनाया। नोनी मान ने इस हमले के लिए आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। हरनेक सिंह किसान यूनियन का लीडर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ किसान यूनियन ਦੇ जिन्हों ने अटैक किया। वहीं अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने एक ट्वीट कर इस हमले के लिए कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि बवाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि नीरज बवानिया गिरोह के 3 बदमाश मनबीर, मदन और नरेश को पुलिस ने घेर लिया है और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। बदमाशों पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं और इस वक्त लगातार मुठभेड़ चल रही है बवाना इलाके में। दिल्ली के आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर सामने आ रही है? जी देखिए, जो दिल्ली का आउटर नॉर्थ जिला है उसका स्पेशल स्टाफ और बवाना थाने की पुलिस ने आज 7 बजे सुबह एक एनकाउंटर किया बदमाशों के साथ, जिसमें मनबीर, मदन और नरेश नाम के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जो मनबीर और मेंचो है उसको गोली लगी है और पुलिस ने इनके पास से असला, जिंदा कारतूस और सोफिस्टिकेटेड जो पिस्टल है वो बरामद किए है। जेल के अंदर बंद नीरज बवानिया और उसके बाहर के एक साथी ये गैंग चला रहे थे और बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की नीयत से ये लोग निकले थे। जब भी पुलिस ने ट्रैप लगाया और इनके ऊपर जवाबी फायरिंग की, दोनों तरफ से करीबन 5 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई और पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इनकाउंटर खत्म हो चुका है। 7 बजे सुबह ये इनकाउंटर हुआ था। बिल्कुल, 7 बजे से इनकाउंटर शुरू हुआ था। फिलहाल इनकाउंटर खत्म हो गया है और आपको बता दें कि बवाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई और इसमें बताया जा रहा है कि नीरज बवानिया गिरोह के 3 बदमाश मनबीर, मदन और नरेश को पुलिस ने घेर लिया और उसके बाद ये इनकाउंटर किया गया। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई थी। वहीं उत्तरी पश्चिमी सीरिया के कामिशली में हुए एक ड्रोन हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई। इलाके पर काबिज कुर्द लड़ाकू ने इस हमले के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसके पर खच्चे उड़ गए और वो राख में तब्दील हो गई। हमले के बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सीरिया के इस हिस्से में कुर्द लड़ाकों का कब्जा है, लेकिन तुर्की अपनी सीमा के करीब मौजूद कुर्दों को अपने लिए खतरा मानता है और अक्सर उन पर हमले करता है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सियासत और तेज हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर एक्साइज ड्यूटी और घटाने की मांग कर दी, तो बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए और जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर की तरफ मार्च शुरू कर दिया। न तो पुलिस की तैनाती बहुत बड़ी तादाद में थी और न ही सैकड़ों लोगों को संभालने के इंतजाम दिखे। पुलिस वाले हाथों में लाठियों को आगे कर एक कतार में खड़े हो गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने आते ही पुलिस वालों को धकेलना शुरू कर दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक साथ पुलिस वालों को धकेलने की कोशिश करते रहे। कभी पुलिस वालों का पलड़ा भारी दिखता तो कभी प्रदर्शनकारी ज्यादा जोर लगाते दिखने लगते। बीजेपी की मांग है कि गहलोत सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाकर लोगों को राहत दे। राजस्थान के गहलोत साहब से हम विनती करने गए थे, उनको नींद से जगाने गए थे और आग्रह करने गए थे, वैट की दरों में कमी कर उपकार करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पेट्रोल डीजल पर केंद्र के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। आप रोज प्राइस बढ़ा रहे, रोज प्राइस बढ़ा रहे, रोज प्राइस बढ़ा रहे। प्राइस बढ़ाई आपने 25 रुपए मान लो 1 साल में और 5 रुपए कम कर दिया। एक बार फिर उन्होंने राज्य सरकार के बजट की दुहाई दी। मतलब हमारी रेवेन्यू उनके फैसले से 1800 करोड़ कम हो गई। जबकि सड़क पर उतरी बीजेपी ने धमकी दी कि अगर राज्य सरकार ने वैट कम न किया तो राज्य में बड़ा आंदोलन होगा। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोग और इजराइल की सेना के जवान एक दूसरे से भिड़ बैठे। एक दिन पहले इलाके में फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि इसके पीछे वेस्ट बैंक में बसे इजराइल के लोगों का हाथ है। इसी की जांच करने के लिए इजराइल की सेना इलाके में पहुंची, लेकिन फिलिस्तीन के लोग खुद पर हुए हमले से इतने आग बबूला थे कि वो इजराइल के सैनिकों पर टूट पड़े। वो सैनिकों पर पत्थर चलाते नजर आए। इजराइल के जवानों ने भी बाजुएं चढ़ा ली। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों पर आंसू गैस भी छोड़ी और तेज आवाज करने वाले बम भी।
एक दिन पहले इलाके में फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को पहुंचाए गए नुकसान की तस्वीरें भी सामने आईं। वहां एक गाड़ी का टायर पंक्चर दिखा और उस पर पेंट से यहूदी धर्म का चिन्ह स्टार ऑफ डेविड बना नजर आया। एक घर की दीवार पर हिब्रू में जंग की धमकी भी लिखी दिखाई दी। इसी मामले की जांच करने के लिए इजरायल के जवान वहां पहुंचे थे, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों ने आरोप लगाया कि उन पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं और हर बार इजरायल के सैनिक आते हैं, जांच का दिखावा करते हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता। नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना में जनरल की मानद रैंक दी गई। नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना में जनरल की मानद रैंक दी गई। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में इस रैंक से सम्मानित किया। प्रभु राम शर्मा 4 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली के घर पर बीती रात हुए हमले और गोली चलने की घटना के बाद उनकी सेहत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नीचे देखा जैसे कोई फायरिंग हुई हो। हाँ, मुझे खुद ही इतनी घबराहट हो गई कि मुझे खुद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। सांसद के घर पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे फोन पर बात की और गृह विभाग को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। बिहार के गया में एक सड़क हादसे के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां प्रदर्शन किया और सड़क को जैम कर दिया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने इस महिला के पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी केस में एक दिन पहले एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच चल रहा वार पलटवार तेज हो गया। नवाब मलिक ने इस बार देवेंद्र फडणवीस पर ऐसे आरोप लगाए कि देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में बीजेपी के कई नेता सड़क पर उतर आए और मुंबई में आंदोलन शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत मुंबई के नरीमन पॉइंट पर बने बीजेपी दफ्तर से हुई। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम जमा हो गया और नवाब मलिक के खिलाफ नारे गूंजने लगे। बड़ी बड़ी तख्तियां भी बनाई गईं, जिन पर नवाब मलिक के खिलाफ नारे लिखे गए। कुछ देर नारेबाजी के बाद नवाब मलिक का पुतला भी फूंका गया। मैं आपको दिखा रहा हूं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा की अगुवाई में बीजेपी की यूनिट नरीमन पॉइंट में पुतला जला रही है। बीजेपी की मांग है कि नवाब मलिक को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से हटाया जाए। मुख्यमंत्री को तुरंत नवाब मलिक जी को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर कई गंभीर आरोप लगाए। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया। नरीमन पॉइंट दफ्तर के बाहर जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता नवाब मलिक के घर तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। लेकिन हंगामा केवल नरीमन पॉइंट के बीजेपी दफ्तर पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में ही शुरू हो गया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस हंगामे पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कोर्ट की तस्वीर जरूर ट्वीट की। माना जा रहा है कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि वो सियासत के इस कीचड़ से दूर रहना चाहते हैं। नवाब मलिक ने जिन लोगों को अपराधी बताया और फडणवीस पर उन्हें अहम पदों पर बिठाने का आरोप लगाया, वो भी सामने आए। नवाब मलिक भंगार का काम करते हैं, उनका दिमाग भंगार हो चुका है, उनको स्क्रैप हो जाना चाहिए और मेरी तो मांग है कि उनको इस्तीफा दे करके घर बैठ जाए। इस बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रताप लोढ़ा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी ट्वीट किया और नवाब मलिक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। श्रीलंका में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और वहां बारिश और जमीन खिसकने से हुए हादसों में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि बारिश का ये पानी उनके मकानों पर कब्जा जमा चुका है। कोलंबो के कई इलाकों में तो मकान पूरी तरह डूबे दिखे। यही वजह रही कि लोगों को घुटनों तक के पानी में चलकर अपने आशियानों से दूर जाना पड़ा। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिन पर लोग जोखिम भरा सफर करते हुए दिखे, जबकि कई ऐसे भी थे जिन्हें खींचकर अपनी गाड़ियों को पानी से बाहर निकालना पड़ा। राहत और बचाव टीम ने नाव के जरिए बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। आसमान से बरसी आफत के बीच जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। भारत से तनाव के बीच चीन ने पाकिस्तान को भरोसे में लेकर नई चाल चली। इस बार समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के मकसद से चीन ने पाकिस्तान को अपना हाईटेक जंगी जहाज दिया है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाते हुए चीन ने उसे जो जंगी जहाज दिया उसमें जमीन, हवा और पानी के अंदर भी मार करने की ताकत है। इतना ही नहीं, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को इस तरह के 4 जंगी जहाज दिए जाएंगे, जिनमें यह पहला है। चीन का यह आधुनिक जंगी जहाज
किसी रेडार की पकड़ में आने से बच सकता है और दुश्मन को भनक लगे बिना उसके ठिकानों को तबाह करने की ताकत भी रखता है। राजस्थान के उदयपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक ढाबे में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और बताया गया कि ये आरोपी इस ढाबे के बाहर शराब पी रहे थे, लेकिन जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो वो बिफर गए और इसके बाद उन्होंने उस ढाबे के अंदर घुसकर तबाही मचा दी। ये बदमाश वहां लोगों के बैठने के लिए लगाए टेबल और कुर्सियों को उठाकर फेंकने लगे। किसी ने वहां रखी खाने की चीजों को निशाना बनाया तो किसी ने तलवार से कुर्सियों को ही काट दिया। चंद मिनटों में उस ढाबे का पूरा नक्शा बदलने के बाद ये बदमाश वहां से फरार हो गए। इस पूरे हंगामे के दौरान ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी। पहले चरण में कानपुर में 9 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ट्रायल रन किया गया। कार्यक्रम से पहले सीएम मेट्रो के अंदर पहुंचे और उसका जायजा लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में वो बीजेपी नेताओं के साथ मेट्रो में बैठे नजर आए। बाद में वो मेट्रो डिपो में ही तैयार किए गए मंच पर पहुंचे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उनके बटन दबाते ही मेट्रो आगे बढ़ने लगी। ट्रायल रन शुरू होने के बाद अब जल्द ही मेट्रो को आम लोगों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। मध्य दिसंबर तक आधिकारिक तौर पर लोगों के लिए ये शुरू हो जाएगा। मेट्रो के बहाने मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था। जवाब में अखिलेश यादव ने भी उन पर तंज कसा और कानपुर मेट्रो को अपनी सरकार की देन बताया। साल 2014 में पाकिस्तान में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल नरसंहार केस में सुप्रीम कोर्ट से बुलावा आने पर प्रधानमंत्री इमरान खान पेश हुए, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान को जमकर फटकार लगाई और हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने से पाबंदी हटाने के साथ ही बातचीत की पहल पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान फिर से आतंकियों के सामने घुटने टेकने जा रहा है। और यही नहीं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सत्ता में होने के बावजूद सजा देने के बजाय दोषियों से बातचीत की पहल पर हैरानी जताई। लेकिन फटकार पड़ी तो इमरान खान बहस पर उतर आए और अदालत से ये पता लगाने को कहा कि आतंकी हमले के शिकार 80,000 लोगों को किसने मारा। इस पर अदालत ने इमरान को आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि ये पता लगाना भी प्रधानमंत्री होने के नाते उनका ही काम है। असल में पीड़ित परिवारों ने याचिका दायर कर 132 बच्चों सहित 147 लोगों की आतंकी हमले में मौत में इंसाफ दिलाने की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब कर अदालत के अंदर जमकर लताड़ लगाई। खान साहब साबिक आर्मी चीफ DGI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इक़दाम उठाएंगे आप? नवाज सिंह को बुलाना। राजस्थान के बाड़मेर में एक बस और ट्रक के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि इस हादसे में 12 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और 23 की हालत गंभीर बताई। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर जिस ट्रक से इस बस की भिड़ंत हुई उसमें डीजल भरा था और यही वजह रही कि हादसे के फौरन बाद ट्रक और बस दोनों आग की चपेट में आ गए। बीच हाईवे पर जब आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान की तरफ उठती दिखीं तो वहां से गुजरने वाले वहीं ठहर गए और उन्होंने बस में सवार यात्रियों की जान बचाने की कोशिशें तेज कर दी। बताया गया कि आग ने बस को चारों तरफ से ऐसा घेरा कि उसकी खिड़कियों के शीशे तोड़कर कुछ यात्रियों को बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए सामान ढोने वाली एक गाड़ी की मदद ली गई। आग लगने के बाद एकदम गाड़ी तो सीज हो गई, वो सो रहे थे, वो बैठे थे, हमने आया शीशे फोड़ा। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के कुछ अधिकारी पचपदरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत और कांग्रेस नेता सुखराम बिश्नोई घटना की जगह पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि वो इस मामले में राहत बचाव के काम पर ध्यान दें। इसकी जांच की जाएगी कि हादसे के क्या कारण हैं। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग तो बुझा ली गई, लेकिन दोनों गाड़ियों को इस हादसे में भारी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के एटा से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक कबाड़ से भरे गोदाम में रखे हुए एक LPG सिलेंडर में धमाका हो गया, जिसके बाद पूरा का पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। आग की लपटों में घिरे गोदाम को जिसने भी देखा वो सहम उठा। इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 2 गाड़ियों को तैनात किया गया। दमकल विभाग के कर्मचारी पानी की मोटी मोटी धार से कई घंटों तक मशक्कत करते हुए नजर आए। कबाड़ से भरे इस गोदाम के राख होने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई।
और तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चेन्नई में पहले से ही मौसम की मार से जूझ रहे लोगों की मुसीबत लगातार बारिश ने और बढ़ा दी है। सीएम स्टालिन ने चेन्नई में बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा कर राहत तेज करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने चेन्नई समेत तमिलनाडु के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चेन्नई में पिछले 6 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को 2015 में आई बाढ़ का डर सताने लगा है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से वहां के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाकों की हालत तो और खराब हो गई। घुटनों तक पानी भरने से लोग घरों में ही फंसे हुए हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों का चलना भी अब मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया है और मजबूर लोग खुद ही किसी तरह पानी को बाहर निकालने में जुटे हुए नजर आए। पानी में घिरने की वजह से लोगों के सामने जरूरी चीजों का संकट भी अब पैदा हो गया। और यही नहीं, मौसम विभाग के अनुमान ने पहले से ही मुश्किलों से जूझ रहे चेन्नई के लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश होने की आशंका जताई है। As far as the rainfall is concerned, we have given extremely heavy rainfall red alert for the today. बॉस्टन शहर में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना हुई। वहां एक बंदूकबाज ने इलाके में इतनी दहशत फैलाई कि पूरा पुलिस विभाग 6 घंटे तक उसे सरेंडर कराने की कोशिश में उलझा रहा, लेकिन बताया गया कि वो आदमी नहीं माना और उसने 3 पुलिस वालों पर ही गोली चला दी। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे मार गिराया। लेकिन उससे पहले जैसे ही पुलिस को उस बंदूकबाज की एक रिहायशी इमारत में मौजूदगी की खबर मिली, पुलिस विभाग की इतनी गाड़ियां और जवान भागे भागे वहां पहुंचे कि पूरा इलाका छावनी में बदला दिखा। कुछ पुलिस वाले इमारत में घुसे तो कुछ ने नीचे सड़क पर ही डेरा डाल दिया। इसके बाद ऐसी मुठभेड़ हुई कि लोग भारी गोलीबारी की कान फाड़ आवाज से दहल उठे। नीचे सड़क से भी पुलिस संदिग्ध पर निशाना साधती नजर आई। बताया गया कि पुलिस बंदूक लिए उस आदमी को समझाने की कोशिश में लगी थी। करीब 5 से 6 घंटे तक उससे बातचीत भी की गई, लेकिन उसने गोलियां चला दी, जिसमें 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए। फिर पुलिस ने भी क्रॉस फायर किया और वो आदमी मौके पर ही मारा गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला की शादी हो गई। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने इंग्लैंड में शादी कर ली। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उनके पति असर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जनरल मैनेजर हैं। मलाला यूसुफजई ने जैसे ही शादी की ये खबर और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की तो वो ट्रोल भी हो गई, क्योंकि एक तस्वीर में उनके पति शादी के कागजों पर दस्तखत करते दिखाई दिए, जबकि एक इंटरव्यू में मलाला ने शादी के लिए किसी भी तरह के करार पर आपत्ति जताई थी। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के अजान पर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई। असल में भोपाल में एक कार्यक्रम में भाषण देते वक्त प्रज्ञा ठाकुर ने मस्जिदों से होने वाली अजान पर ऐतराज जताया। तो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने प्रज्ञा ठाकुर पर पलटवार किया। अगर वो तपस्या में इतना मालिक को विलीन होना चाहती हैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी छोटी चीजें मैदान डाल दें। ऐसे तो गाने बजते रहते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी के पूर्व सांसद डीपी यादव को बरी कर दिया। वो अभी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 6 साल पहले सीबीआई अदालत ने डीपी यादव को 1992 में हुई दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की हत्या का दोषी करार दिया था। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बुलाई गई बैठक में चीन भी शामिल होगा। ये बैठक इस्लामाबाद में होगी, जिसमें रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में भी कुछ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई, जिसके अगले ही दिन इस्लामाबाद में भी एक बैठक होगी। हालांकि भारत की बुलाई बैठक में चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं हुए थे। हरभजन सिंह ने सौराष्ट्र के विकेटकीपर और बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन को टीम इंडिया में जगह न दिए जाने पर चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए। हरभजन ने दलील दी कि 2018 और 2019 के रणजी सीजन में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और मौजूदा सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में भी वो अच्छे फॉर्म में हैं। इसके बावजूद उन्हें टीम इंडिया और यहां तक कि इंडिया ए टीम में भी जगह नहीं मिली। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसने शोएब नाम के एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ के दौरान वो पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि ये शातिर चोर स्कूटर और बाइक चोरी कर नेपाल में बेचने का काम करता था। साथ ही बताया कि वो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है और लखनऊ में किराए के मकान में रहकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक जोड़े को अपना प्री वेडिंग शूट कराना महंगा पड़ गया। ये जोड़ा शादी से पहले की शूटिंग कराने के लिए राणा प्रताप सागर बांध के किनारे पहुंचा, लेकिन बांध से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से वो पानी में ही घिर गया। सामने आई तस्वीरों में वो जोड़ा और उसके साथ मौजूद 2 लोग पानी से घिरी एक चट्टान पर बैठे नजर आए। उनके आसपास पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी वहां से निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो लोग काफी देर तक वैसे ही चट्टान पर बैठे रहे। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम वहां पहुंची और बांध के गेट बंद करवाने के बाद सभी को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला। हालांकि उनके साथ पहुंचा कैमरामैन किसी तरह पहले ही निकलने में कामयाब हो गया। मैंने देखा कि शायद अब मैं निकल सकता हूं, तो मैं तो निकल गया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने चेतावनी जारी की और लोगों से अपनी जान से खिलवाड़ न करने की अपील की। सावचेत रहे और ऐसे किसी स्थान पर न जाएं जिसमें कभी भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ये लोग जिस जगह प्री वेडिंग शूट करने पहुंचे थे वो प्रतिबंधित इलाका है और वहां आम लोगों के जाने की मनाही है। ऐसे में इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। श्रीलंका